रेशियो एनालिसिस। अच्छा भाई, क्या होती है रेशियो एनालिसिस और एक बिजनेस को, कंपनी को क्या तकलीफ होती है कि वो रेशियोज कैलकुलेट करने बैठ जाती है? व्हाई इज इट डन? तो सबसे पहले लिखें जी रेशियो एनालिसिस क्या होता है। पेन तेज कर लें और लिखना शुरू कर। चेक करें सर। नहीं अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। अच्छा जी, लिखें रेशियो एनालिसिस is used in order to evaluate or analyze the financial performance and the financial position of the business. हमारे पास एएस के लेवल के अंदर कैसे सर, हमारे पास एएस के लेवल के अंदर बेटा तीन तरह की रेशियोज हैं। तो लिख लें अपने पास रेशियो एनालिसिस इज ऑफ थ्री काइंड, लेकिन एएस में सारा इन्वेस्टर रेशियो में जाके आएगा। ठीक है, नंबर वन लिखिए अपने पास ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अब ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमारे पास तीन रेशियोज आती हैं। तो आप इसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को नंबर वन कर लें और जो इसमें तीन रेशियोज आती हैं इसको ए बी सी कर लें। सबसे पहली रेशियो आती है जी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों इस्तेमाल होती है जरा देख लेते हैं। इट शोज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन सेल्स, कि आपकी जो ओवरऑल सेल्स या रेवेन्यू है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना। इट शोज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन सेल्स। It shows the percentage of gross profit in sales. फॉर्मूला लिख लें जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और इसका बेटा जो आंसर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा। ठीक है, बी आ जाती है हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या शो करेगा जी कि आपकी सेल्स में नेट प्रॉफिट कितना है। इट शोज द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट इन सेल्स। It shows the percentage of net profit in sales. फॉर्मूला होता है इसका जी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका भी आंसर हमेशा परसेंटेज में आता है। थर्ड आ जाता है जी हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा यार, बिजनेस के अंदर जो एएस दे रहे हैं बिजनेस, उसका फाइनेंस आपका यहां से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग रेशियोज बिजनेस में भी हैं और अकाउंटिंग में
भी हैं, तो ये आपका बिजनेस एएस भी से हो जाता है, जो बच्चे बिजनेस एएस दे रहे हैं उनका ये भी इससे क्लियर हो जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या शो करता है जी, लिखें, इट शोज द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और रिटेन्ड प्रॉफिट, कंपनीज के केस में रिटेन्ड प्रॉफिट होता है ना, और रिटेन्ड प्रॉफिट as the percentage of capital employed। अब पहले बात कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी देख लें अपने पास क्या होता है जी। फॉर्मूला तो बता दे इसका। बताता हूँ, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन लिख लेना, पूछ लेता वो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। Capital employed is the overall capital invested by the business which includes the capital and reserves and the non-current liabilities। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के दो फार्मूले होते हैं जी, और दो फार्मूले क्यों होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, तो उसमें से फिर हम निकालते हैं, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला मैं बताता हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म आरओसीई है जी। अगर कभी जिंदगी में से पूछी आरओसीई तो इसका एक ही मतलब है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आरओसीई क्या है। फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं लिख रहा हूँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला होता है इसका टोटल एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटी, और दूसरा फॉर्मूला होता है जी कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, एनसीएल लिख रहा हूं नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए। ठीक है जी, अब लिखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है जी रिटेन अर्निंग्स और नेट प्रॉफिट, अगर सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप है उसके केस में नेट प्रॉफिट होगा, कंपनी के केस में रिटेन प्रॉफिट होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने ऊपर निकाला है। ये अक्सर निकालना आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड को पहले कहते हैं निकालो, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका भी जो आंसर है वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज आता है। नीचे करें, नीचे करें। अच्छा जी बेटा, यहां पर हो जाता है इख्तिताम आपका, इख्तिताम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का। सेकंड रेशियोज आ जाती है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज। पहले पता करना ये जरूरी है कि लिक्विडिटी क्या चीज होती है, किस चीज को कहते हैं। डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं ना, वो वर्किंग कैपिटल होता है, डे टू डे। लिक्विडिटी कैश फ्लो। लिक्विडिटी क्या होता है, कैश फ्लो। वेरी गुड, यानी कैश फ्लो से थोड़ा बेहतर, कैश फ्लो को थोड़ा बेहतर बताएं तो लिक्विडिटी का बंदा पता चल जाएगा। या लिक्विडिटी होती है एबिलिटी ऑफ समथिंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। हाउ इजियर समथिंग बिकम्स इनटू कैश। एग्जैक्टली, कि कितनी जल्दी कितने आसानी से आप किसी चीज को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक मार्केट, जिस तरह आपके पास एक घर है और आपके पास एक गाड़ी है, तो ज्यादा जल्दी क्या बेच सकते हैं, गाड़ी। गाड़ी, तो गाड़ी इज मोर लिक्विड देन योर
ability of something to be converted into cash. हाँ जी शराम, समझ आ रहा है? जी सर। ठीक है, इसी तरीके से बेटा लिक्विडिटी रेशियोज में हम देखते हैं अपने करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटीज को। जो लिक्विड एसेट्स बेसिकली करंट एसेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो ऑलरेडी शॉर्ट टर्म यूज के लिए होते हैं, जिसमें इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश और बैंक आ जाता है जनरली। तो हम उसमें देखते हैं कि लिक्विडिटी किस तरह मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहली रेशियो है दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो शो करती है, लिख लें अपने पास, that how many current assets are available to pay the current liability. फॉर्मूला लिख लें, available to pay the current liability. Current liability. Right. हाँ, टू पे करंट लायबिलिटीज। और फॉर्मूला इसका होता है जी करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। और इसका आंसर पहले समझ लें, बाद में लिखिएगा। इसके आंसर के साथ हम देखते हैं रेशियो 1। जो भी आंसर आता है उसके साथ हम रेशियो 1 लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा आंसर आया है 4, तो हम लिखेंगे 4 रेशियो 1। तो ये शो कर रहा है कि 4 करंट एसेट्स हैं एक करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो अच्छी चीज है, बुरी चीज है पोजीशन वाइज, बेटा, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा करंट एसेट्स नहीं है, कहीं इन्वेस्ट कर देते यार, ऐसे ही है। तो लिख लीजिए अपने पास आइडियल जो होती है ना करंट रेशियो, आइडियल करंट रेशियो 1:1 वो होती है 2 रेशियो 1। 1:1 पे तो रिस्क हो जाएगा, एक ही 2 रेशियो 1, इट शुड बी डबल नॉट ट्रिपल। तो आपका आंसर अगर 2 रेशियो 1 आ रहा है तो आप कहेंगे कि बेहतरीन है। इवैल्यूएशन के अंदर ये लिख लें टेक्निक कि जब हम इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये अकाउंटिंग के अंदर जो है रेशियो एनालिसिस किस तरह की चीज है कि इसके नाम से पता चल रहा है एनालिसिस, ठीक है। तो इसके अंदर बिजनेस की तरह जिस तरह हम इवैल्यूएट करते हैं ना, सर और नंबर आए फिर क्या चीज, जैसे आप कह रहे हैं कि 2:4 इज गुड, वेरी गुड है ना। 2 रेशियो 1, व्हाट इफ 5 रेशियो नहीं तो 2 रेशियो 1 से ऊपर अगर है, मैं यही बता रहा हूँ ना इवैल्यूएशन के अंदर, ये लिखते हैं अपने पास इफ करंट रेशियो is above 2, it means that business have too much liquid assets या current assets stuck up। और अगर बिलो है रिस्क बिलो 2, तो इसका मतलब है कि करंट एसेट्स are less to pay current liability। तो ये वैल्यूएशन में हमें हेल्प करता है। जब हमने वैल्यूएट करनी होती है तो वो बताया होता है उसने भाई पिछले साल बिजनेस के इतने थे, इस साल इतने, या वो कैलकुलेट करवाएगा या तो वो खुद दे देगा। अकाउंटिंग में हमेशा कैलकुलेट कराता है, बिजनेस में दिए होते हैं। अकाउंटिंग में कैलकुलेट कराएगा, कैलकुलेट करवाने के बाद पहले 1 साल के, फिर दूसरे साल के, और फिर वो कहेगा भाई इसको इवैल्यूएट करो कि बेहतर है या नहीं। तो फिर आपको ये पॉइंट हेल्प आउट करेगा कि किस तरह का। नेक्स्ट देखें अपने पास, इसके अंदर इसका बी है एसेट टेस्ट रेशियो, और इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं। ये इसके 2 नाम है।
और ये क्या शो करता है जी कि हाउ मच लिक्विड एसिड्स does the business have? To pay its current liability. फॉर्मूला लिखने अच्छा भाई, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी ओवर करंट लायबिलिटी, और इसका भी आंसर जो है उसके साथ रेशियो 1 लिखना है। और आइडियल जो होती है क्विक रेशियो वो होती है 1.2 रेशियो 1। अब पहले तो ये समझ लो, लिख लो, फिर मैं समझाता हूं कि इन्वेंटरी माइनस क्यों करते हैं। मैं नोट लिख रहा हूं, एज इन्वेंटरी इज द लीस्ट लिक्विड, क्योंकि इन्वेंटरी का हमें पता नहीं होता ना कब बिक जाए। करंट एसेट दैट्स व्हाई inventory is subtracted to increase the perfection. ठीक है जी, ताकि परफेक्शन इंक्रीज हो जाए। अब मुझे बताएं कि ऐसे टेस्ट रेशियो ज्यादा बेहतर होगी या क्विक रेशियो ज्यादा बेहतर होगी? ऐसे टेस्ट रेशियो क्यों? क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट और परफेक्ट रिजल्ट आपको इससे मिलता है। तो याद रखिएगा, हमेशा रिकमेंडेशन में कभी भी पूछे जिंदगी में तो ऑलवेज रिकमेंड के ऐसे टेस्ट जो है वो बेहतर होती है। Acid test is a better way. क्यों? As it only includes most liquid acids. ठीक है, इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि अगर 1.2 से ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा रखा था आपने अपने पास स्टॉकअप करके करंट एसेट्स, और अगर बिलो 1.2 है तो इसका मतलब है कि आप एड्रेस जा रहे हैं 1.2 तक मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है जी, यहां पे लिक्विडिटी भी खत्म हो गई। ओके भाई, अगली स्टोरी पे आ जाते हैं। लिक्विडिटी के बाद आ जाती है हमारे पास एफिशिएंसी रेशियोज। ये थर्ड है, इसकी ए जो है वो आ जाता है अकाउंट रिसीवेबल डेज, हेलो और टर्नओवर। तुमने कसम खाई हुई टाइम पे नहीं आना। सर उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे। तो हाथ मेरे सोने, आपने पूछा भी नहीं मुझसे मैं कैसा। क्या हुआ? हाथ में सोने ना, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। बेचारा भाई क्या हुआ? सर आपकी तरह थोड़ी है। बाइक पे है तो ग्लास लो, सर प्रॉब्लम सॉल्व। घर पड़े भूल गया कहाँ पड़े। क्या जो था तो बात। सर बेचारा देखो, आज तो आपके लिए आता है, मैं होता तो मैं आती ही ना आपके लिए। तेरी क्या ही बात।
आपका टाइम जैसे बोल रहा था कराची गए थे? कराची का मकान बहुत अच्छा। मुल्तान स्क्वायर मुल्तान क्या update था या काम? नहीं यार, शादी। क्या? नहीं, मैं बात की कैसे 15 जनवरी को मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ, वो 15 लगाए जनवरी रहेगा तो वो लगाए। अच्छा भाई, जो इलेक्शन में होगा देख ली, अपडेट कर दूंगा आज मैं, ठीक है, जो मैं हुआ। अच्छा यार, अकाउंट रिसीवेबल डेज क्या होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल डेज बेसिकली शो ये करता है बच्चों कि आपके रिसीवेबल से आप कितनी जल्दी पैसा रिकवर कर रहे हो। ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कस्टमर होता है ना, उससे कितनी जल्दी हम पैसे रिकवर कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? अकाउंट रिसीवेबल डेज। ओके, ठीक है, दैट हाउ efficiently the business is recovering from its account receivables. इसको अकाउंट रिसीवेबल डेज भी कहते हैं और टर्नओवर भी कहते हैं। फॉर्मूला लिख लें अपने पास। इसका फॉर्मूला होता है अकाउंट रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं, इनको पता है ना, ओवर क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, 12 या 52। क्योंकि अगर डेज में निकालना है, उसने कहा है डेज में निकालो तो 365 से, अगर उसने कहा है मंथ्स में निकालना है तो 12 से, और अगर उसने रिक्वायर किया है वीक में निकालना है तो फिर 52 से। ठीक है, शनाम समझ आ रही है? शनाम? जी सर, आ रही है सर। ओके, सर बिजनेस वाला पेपर कब तक आएगा? हो गया, चल। मुझे तो आपने नहीं दिया। नहीं, मैंने भेजा नहीं। अच्छा वही। क्या ग्रेड है? और मैं भेज देता हूँ इसके अंदर क्लास में। हो गया, है कितने आए? पता नहीं, याद नहीं है मुझे, याद पहले चेक किया। हाँ 43 नहीं गैस कर मेरे कितने आए? कितने 43 आए थे मुश्किल से पास है। पास में? मेरे आए अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है अकाउंट पेएबल डेज। 43 आए। सबसे ज्यादा किस अकाउंट पेएबल डेज सबसे ज्यादा 46 आए। फिर 46 आउट ऑफ 75। सबसे ज्यादा टॉप चेंजेस में कितना होता है? क्या? अकाउंट पेएबल डेज कैलकुलेट करें जी अपने पास। अकाउंट पेएबल प्रयास जी तो प्रयास के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे आप? फयाज को आने दो ना, फयाज आज भी नहीं आया क्लास में। नेक्स्ट मंथ से फयाज आ रहा है। प्रयास क्या है नेक्स्ट मंथ से? फारिग। मतलब पढ़ाई नहीं करते? मैं बात करूं हम इसके फादर से। सर नहीं कहते हैं, कुछ करते तो है नहीं। बेटा तुम्हारी नहीं की थी, भूल जाओ, उसके नहीं की, पूछो उससे। क्या किए? क्या किए? नहीं, फादर से बात नहीं करता मैं। नहीं निकाले ना सीधा अकेडमी से। नहीं, उसके फादर से बात करते हैं, देखते हैं क्या करना है। इसका मामला होता है अकाउंट पेएबल ओवर क्रेडिट परचेजेस इनटू बाहर खराब भाई जी बाबा 365/52/12। ओके 362 360 इंटू 365 इंटू 52/12। इसका मतलब ये है कि अगर डेज में निकालना है तो 365 से, वीक्स में निकालना है तो 52 से, और अगर मंथ्स में निकालना है तो 12 से। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। ये शो क्या कर रहा होता है? ये शो कर रहा होता है कि आप कितने दिनों में पे कर रहे हो, आप कितने वीक्स में पे कर रहे हो अपने जो आपके क्रेडिट सप्लायर्स हैं उनको। सी आ जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर, किसी का पढ़ना था ये अकाउंट पेएबल डेज का। अकाउंट पेबल डेज
हाँ ये लिखा था। अकाउंट पेएबल डेज भी कहते हैं और अकाउंट पेएबल टर्नओवर भी कहते हैं। टर्नओवर भी लिखो। क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे? बैठो बस कर, खत्म होने वाली, बैठ। अच्छा जी, इन्वेंट्री टर्नओवर है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर सर इम्पोर्टेंट है, पर्सनल में इंटू 365/12/52 और अगर उसने टाइम्स में मांगा हुआ है तो किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, डू नॉट मल्टीप्लाई इफ द आंसर इज रिक्वायर्ड इन टाइम्स। अच्छा फिर ये फॉर्मूला लिखते हैं, फिर मैं बताता हूँ शो क्या करती है। लिखते हैं जी अपने पास, इट शोज दैट हाउ टॉपिक क्या है? क्या है? रेशियो एनालिसिस टॉपिक है, नोट्स फॉलो कर दूंगा। इट शोज दैट हाउ मेनी टाइम्स द बिजनेस इज सेलिंग इट्स इन्वेंट्री। कि एक टाइम में आप यानी कि कितनी बार एक साल में अपनी इन्वेंट्री बेचते हैं। समझ आ रही है? ए क्या होता है? ए क्या लिखा है आपने? कौन सा ए? वो मैं नोट्स भेज दूंगा ना, देखेंगे क्या है। अभी फिलहाल ये खत्म करने से बिजनेस शुरू कर। हाँ जी लिख लिया? एवरीबॉडी डन? कल इंशाल्लाह बात करेंगे आगे इसके बारे में, एडवांटेजेस के बारे में, और कोशिश करें मेरी टाइम के ऊपर आए। शरैम एंड अहद वाज ऑन टाइम 5:10 है, 5:10 ऑलरेडी किया हुआ यार, 5:10 पे तो पहुंच जाए। शरैम और अहद वाज ऑन टाइम, बाकी आप लोग जो है वो उसके ऊपर है। ठीक है बेटा, ख्याल रखें अपना। बात है ना। अल्लाह हाफिज।